हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मज़ेदार होंगे और आप लोगों की तैयारी भी शानदार, जानदार, मज़ेदार से चल रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं डबल ए ओ को लेकर के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम डबल ए ओ का पेपर है, डबल ए ओ का एग्ज़ाम है, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि डबल ए ओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 बहुत बढ़िया गया है या फिर 130 प्लस मार्क्स जिसका भी आया है ना, जिनका भी 130 प्लस मार्क्स आया है, तो उनको डबल ए ओ पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और मैं इस चैनल पर आप लोगों को डबल ए ओ पेपर की तैयारी करा रहा हूँ। जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है, अकाउंटेंसी आप लोगों को पढ़ना है डबल ए ओ के लिए। ठीक है और इसमें हम लोग वन बाय वन हर एक चैप्टर को पहले डिटेल में समझ रहे हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हम लोग का टारगेट है कि 15 जनवरी तक आप लोग का जो सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 15 जनवरी के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग का मेन मोटिव, मेन टारगेट है कि 80 में 80 लाना है। ठीक है हम लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं कि हम लोग का मेन टारगेट है कि 80 आउट ऑफ 80, 80 में 80 कैसे है, इसी पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना। हर एक वीडियो को देखिए, डिटेल में मैं समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि क्या हो कि एक एक चैप्टर पहले क्लियर हो, है ना। जैसे ही आप लोगों का एक एक चैप्टर क्लियर होगा, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको अगर मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊं तो आप लोगों को उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर को पहले समझा रहा हूँ और मैं आप लोगों को बस 15 जनवरी तक का टाइम मांगा हूँ। 15 जनवरी तक में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा और उसके बाद मैं उसका हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करा दूंगा। उसके बाद में आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, ताकि क्या हो कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए, ताकि हम लोगों का 80 में 80 लाए। देखिए दोस्तों, 80 में 80 आराम से आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का इस प्रकार से जो पढ़ रहे हैं कि हम लोग का मेन टारगेट 80 में 80 लाना ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मेरे पे विश्वास कीजिए आप लोग। ठीक है, मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों से मैं कॉमर्स को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग कॉमर्स के प्रति मेरे वीडियो पर विश्वास कर सकते हैं और आप लोग वीडियो को देख ही रहे हैं कि इतना मैं एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करा रहा हूँ कि आप लोग का कहीं पर डाउट बचे ही ना, है ना। तो आप लोग बस विश्वास करके मेरे चैनल में जुड़ जाइए और इस चैनल में अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है, इस चैनल से कुछ ना कुछ आप लोगों को मदद मिल रहा है, तो इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि इसका फायदा हर कोई उठा पाए। आप लोग तो उठाए ही, आप लोग तो उठा ही रहे हैं, इसका फायदा हर कोई उठा पाए। ठीक है, यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिए, आज जो हम लोग का है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सोर्स। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 7 पर बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। सोर्स, डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। वाउचर्स इसको हिंदी में बोलते हैं मूल प्रलेख एवं प्रमाणक। प्रमाणक, वाउचर को प्रमाणक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मूल प्रलेख क्या होता है और वाउचर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए, जो कुछ भी लेन देन होता है, यानी कि जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, तो इसका एक वाउचर बनता है। इसका एक क्या बनता है, वाउचर बनता है। ठीक है, वाउचर बनता है। जो कुछ भी लेन देन हो, जैसे कि मान लेते हैं कि राम ने श्याम को बेचा, क्या बेचा, तो 50,000 का माल बेचा। ठीक है, तो जो भी लेन देन हुआ इसका एक वाउचर बनेगा। ठीक है, वाउचर बनेगा। वाउचर इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में जो अकाउंटिंग होगा इस वाउचर के बेसिस पर होगा। ठीक है,
कि सही में 50,000 का बेचा कि 5,000 का बेचा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बेचा 50,000 का और बाद में अकाउंटिंग में लिख दिया कि नहीं 5,000 का बेचे हैं, तब तो घोफलाबाजी हो जाएगा। तो इस घोफलेबाजी को से बचने के लिए क्या होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन होता है उसका प्रॉपर भाउचर बनता है और बाद में उस भाउचर के बेसिस पर अकाउंटिंग होता है, ताकि क्या हो कि धंधलेबाजी से बचे। नहीं तो देखिए कि बेच दिया है 50,000 का और लिख दिया 5,000 का, ठीक है। खरीदा है 5,000 का, लिख दिया 50,000 का खरीदे हैं। तो इस प्रकार से घोफलेबाजी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उसका एक प्रॉपर भाउचर बनता है, तो उसी को भाउचर कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाउचर नाम से हम लोग थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं, लेकिन मैं कुछ नाम का प्रयोग करूंगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि भाउचर क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कोई सामान खरीदे होंगे या फिर बेचे होंगे, है ना। अक्सर आप लोग खरीदे ही होंगे। मान लेते हैं कहीं पर मोबाइल फ़ोन खरीदें, फ्रिज खरीदें, मोबाइल फ़ोन खरीदें, टेलीविज़न खरीदें, लैपटॉप खरीदें, ठीक है। कुछ ना कुछ हम लोग खरीदते हैं। तो जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं कि भाई इसका हमको एक प्रूफ दीजिए, इसका एक प्रूफ दीजिए, ठीक है। और उसका क्या क्या नाम हो सकता है, उसका बहुत सारा नाम हो सकता है। क्या क्या नाम हो सकता है? इसका नाम केस मेमो हो सकता है, ठीक है। केस मेमो हो सकता है, केस रिसिप्ट हो सकता है, केस रिसिप्ट हो सकता है, ठीक है। केस रिसिप्ट हो सकता है, पे स्लिप हो सकता है, पे इन स्लिप है ना, पे इन स्लिप हो सकता है, पे इन स्लिप हो सकता है, पासबुक हो सकता है, पासबुक हो सकता है, यानी ईटीसी हो सकता है। बहुत सारा इसका हो सकता है। तो जो हम लोग किसी भी क्रय विक्रय के प्रति जो हम लोग का साक्ष्य बनता है, यानी एक प्रूफ बनता है, उस प्रूफ को ही मूल परलेख कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मूल परलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल परलेख कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी कि जो भी लेन देन का एक लिखित प्रमाण पत्र बनता है, कि जैसे कि मैंने मेरा लैपटॉप रांची की एक प्रसिद्ध दुकान से खरीदा, तो मैंने एक केस मेमो मांगा, ताकि ये मेरा प्रूफ रहे कि ये जो लैपटॉप है मैंने आप ही का दुकान से परचेज किया है ना। यानी कि जो भी एक लिखित साक्ष्य होता है, लिखित साक्ष्य बनता है, उसी को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि मूल प्रलेख कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। मूल प्रलेख के रूप में केस मेमो हो सकता है, केस रिसीप हो सकता है, पे इन स्लिप हो सकता है, पासबुक हो सकता है, ईटीसी हो सकता है, ठीक है, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, अगर इसका परिभाषा पूछा जाए कि मूल प्रलेख होता क्या है, तो इसको हम लोग एक परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं कि सौदे की, किसी भी सौदे की प्रमाणिकता दर्शाने वाला या फिर प्रमाणित करने वाला या फिर प्रमाणिकता प्रदान करने वाला डॉक्यूमेंट को, यानी कि लिखित साक्ष्य को मूल प्रलेख कहा जाता है। यानी कि एक प्रूफ होता है कि मैंने सही में इस दुकान से ये सामान परचेज किया, मेरे पास एक प्रूफ है, ठीक है। मैंने वास्तव में इस दुकान से ये सामान परचेज किया, मेरे पास एक रिटेन फॉर्म में प्रूफ है, उसी को हम लोग कहते हैं मूल प्रलेख यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं भाउचर को, कि भाउचर क्या होता है, ठीक है। मूल प्रलेख समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्या भाउचर क्या होता है। भाउचर क्या होता है? तो भाउचर को हम लोग प्यारे दोस्तों प्रमाणक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाणक, प्रमाणक, ठीक है, प्रमाणक। देखिए ये प्रमाण करता है चीजों का, क्या करता है? एक साक्ष्य, एक साक्ष्य प्रदान करता है। एक साक्ष्य होता है ना, कि सही में ये लेन देन हुआ है, ठीक है। इसका अगर परिभाषा हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रमाणक क्या होता है, ठीक है। प्रमाणक का परिभाषा, ऐसे परिभाषा आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है, बता दे रहा हूँ पूरा क्लियर करके। प्रमाणक, प्रमाणक एक्चुअली में भाउचर होता है क्या है, ठीक है। भाउचर, तो भाउचर क्या होता है? व्यवसायिक लेन देन का, ठीक है, व्यवसायिक लेन देन का
लेन देन का एक लिखित साक्ष्य होता है। क्या होता है? लिखित साक्ष्य होता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य होता है। लिखित साक्ष्य होता है यानी कि एक रिटेन फॉर्म में प्रूफ होता है, रिटेन प्रूफ होता है। ठीक है, होता है, साक्ष्य होता है। ठीक है, और आगे चल के ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जान के रख लीजिए, प्रमाणक जो है ना, प्रमाणक के आधार पर ही जर्नल, आप लोगों का सिलेबस में जर्नल है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि जर्नल क्या होता है। जर्नल में लेखा किया जाता है, जर्नल में लेखा किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से ये क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि किसके आधार पर जर्नल में लेखा होता है। तो इसका सीधा सीधी आंसर होगा कि भाउचर के आधार पर, यानी कि प्रमाणक के आधार पर जर्नल में लेखा जोखा होता है। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सभी को पूरा पूरी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कि नेक्स्ट समझते हैं फीचर्स ऑफ भाउचर, कि एक भाउचर में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फीचर्स ऑफ भाउचर, ठीक है, फीचर्स ऑफ भाउचर, फीचर्स ऑफ भाउचर, भाउचर्स, भाउचर्स में क्या क्या फीचर होता है, एक भाउचर में क्या क्या मेंशन रहना जरूरी है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि उसमें प्रमाणक छपे हुए प्रलेख होते हैं। क्या होते हैं? छपे हुए प्रलेख होते हैं। कहने का मतलब ये प्रिंटेड होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग मतलब पेड छपवाते हैं, जैसे कि चंदा वगैरह उठाने के लिए, उसी प्रकार से ये एक प्रिंटेड फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी एक पेपर उठा लिए, है ना, और लिख दिए कि चलिए ये मैं आपको प्रमाणक दे रहा हूँ, नहीं, वैसा नहीं। ये एक प्रिंटेड फॉर्म में होता है, आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसका आपको पेड छपवाना पड़ेगा। दूसरा है कि प्रत्येक प्रमाणक में क्रम संख्या लिखा होना चाहिए। क्रम संख्या लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। प्रत्येक भाउचर में उसका सीरियल नंबर होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि कौन सा नंबर भाउचर में आपका ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, तीसरी बात, तिथि मेंशन होनी चाहिए, तिथि उल्लेख्य रहना चाहिए, उल्लेख्य रहना चाहिए, तिथि उल्लेख्य रहना चाहिए, यानी किस तिथि को आपका लेन देन हुआ है ये उस भाउचर में मेंशन रहेगा। ठीक है, रहना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है लेन देन की राशि, लेन देन की राशि उल्लेख रहनी चाहिए कि कितना अमाउंट में आपका लेन देन हुआ है, उल्लेख्य रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रमाणक बनाने वाला का हस्ताक्षर होना चाहिए। प्रमाणक बनाने वाले का हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर नियत स्थान पर होना चाहिए, नियत स्थान पर होना चाहिए, यानी जो ये भाउचर दे रहा है वो प्रॉपर साइन करेगा। ठीक है, होना चाहिए। अगर साइन नहीं करके दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है।
ये सारा चीज इम्पोर्टेंट है। कोई भी वाउचर को जब आप लेते हैं तो इन सारे चीजों पर जिक्र कीजिएगा, देखिएगा, है ना। और अधिकृत व्यवसाय का सील यानी कि मोहर होना चाहिए, मोहर होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि जिस कंपनी का उसका अपना मोहर लगा होना चाहिए। इतना चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतने सारे चीज़ों का जिक्र किसी भी वाउचर में अगर है तो वह एक मान्य वाउचर है, अन्यथा अमान्य है। ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर के प्रकार। टाइप्स ऑफ वाउचर, प्रमाणक के प्रकार, प्रमाणक के प्रकार, प्रमाणक के प्रकार। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रमाणक को हम लोग देखते हैं कि प्रमाणक कितना प्रकार का होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रमाणक कितना प्रकार का होता है, यानी वाउचर कितना प्रकार का होता है। तो प्रमाणक जो है बेसिकली इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। प्रमाणक को हम लोग बेसिकली कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में बांटते हैं। एक है आपका मूल प्रमाणक। ठीक है। मूल प्रमाणक। अच्छा, प्रमाणक का ही दूसरा नाम प्रलेख भी होता है। ठीक है। प्रमाणक का दूसरा नाम प्रलेख भी होता है, इस बात को भी आप लोग जान के रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लेखांकन प्रमाणक। लेखांकन प्रमाणक, प्रमाणक। ठीक है। अब देखिए जो मूल प्रमाणक है, तो मूल प्रमाणक का भी दो पार्ट होता है। ठीक है। इसका दो पार्ट होता है। कौन कौन सा दो पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा इसका दो पार्ट होता है। इसका पहला पार्ट है बाह्य, बाह्य मतलब एक्सटर्नल मूल प्रमाणक, और एक होता है आंतरिक, इंटरनल, आंतरिक, आंतरिक मूल प्रमाणक, मूल प्रमाणक। ठीक है। आंतरिक मूल प्रमाणक। और जो लेखांकन प्रमाणक है, लेखांकन प्रमाणक का भी दो पार्ट होता है। ठीक है। एक होता है हम लोगों का रोकड़ प्रमाणक, रोकड़ प्रमाणक, रोकड़ प्रमाणक, और दूसरा होता है हम लोगों का गैर रोकड़ प्रमाणक, गैर रोकड़ प्रमाणक। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रोकड़ प्रमाणक है, रोकड़ प्रमाणक का भी तीन पार्ट होता है। रोकड़ प्रमाणक का भी तीन पार्ट होता है। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा तीन पार्ट होता है। हम लोग आगे चल के एक एक को पूरे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। हम लोग एक एक को पूरा डिटेल में समझेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं। हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हम लोग का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। एक होता है नाम प्रमाणक, नाम प्रमाणक। एक होता है जमा प्रमाणक, और एक होता है जमा पर्ची, जमा पर्ची। ठीक है। अब गैर रोकड़ प्रमाणक का भी तीन पार्ट होता है, इसका भी तीन पार्ट होता है। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा इसका तीन पार्ट है। पहला का नाम है
बीजक एवं बिल, बीजक एवं बिल, बीजक एवं बिल। दूसरा है नामपत्र, नामपत्र। और तीसरा है जमापत्र, जमापत्र। तो टोटल हम लोग इस प्रकार से प्रमाणक को समझे, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होता है, चल रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब हम लोग वन बाय वन हर एक को समझते हैं कि कौन सा है, क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन हर एक चीज को समझते हैं। तो देखिए पहले जो लिखा हुआ है, पहले हम लोग मूल प्रमाणक को समझते हैं, ठीक है। तो मूल प्रमाणक का दो पार्ट लिखाए हैं, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना। मूल प्रमाणक का दो पार्ट, एक बाह्य मूल प्रमाणक और एक आंतरिक मूल्य प्रमाणक। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि बाह्य मूल प्रमाणक और आंतरिक मूल प्रमाणक क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे वन बाय वन हर किसी को समझेंगे, हर एक को समझेंगे, है ना। कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए बाह्य मूल प्रमाणक और आंतरिक मूल प्रमाणक। देखिए पहला जो है लिखा हुआ है बाह्य मूल प्रमाणक, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है, बाह्य मूल प्रमाणक, बाह्य मूल प्रमाणक, बाह्य मूल प्रमाणक। और दूसरा होता है आंतरिक मूल प्रमाणक, मूल प्रमाणक, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन हर एक को समझते हैं, ठीक है, हर एक को समझते हैं। तो देखिए बाह्य मूल प्रमाणक क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, जब कोई जो भाउचर है, जो कोई भाउचर है, अगर दूसरा पक्ष द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, दूसरे पक्ष द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग बाह्य मूल प्रमाणक कहते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये ये हम लोग हैं, ठीक है, मैं हूँ और मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने मान लेते हैं एक लैपटॉप खरीदा, ठीक, एक लैपटॉप खरीदा किसी दुकान से। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड कंप्यूटर, एक्स वाई जेड एक कंप्यूटर शॉप का नाम है। मैंने उस कंप्यूटर शॉप से एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है। तो इन्होंने मुझे एक बिल बना कर, सॉरी, इन्होंने एक मुझे भाउचर बना करके दिया। तो ये भाउचर किसके द्वारा तैयार किया गया, कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा। तो जब कोई भाउचर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसे बाह्य भाउचर यानी कि एक्सटर्नल भाउचर यानी कि बाह्य मूल प्रमाणक कहते हैं। ये बिल तो मैंने नहीं बनाया, किसी दूसरे पार्टी ने बना के दिया, तो उसको हम लोग बाह्य मूल प्रमाणक कहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या होता है, इसका उदाहरण क्या क्या होता है। तो जैसे कि भाउचर रिसीव फ्रॉम सेलर, भाउचर रिसीव्ड फ्रॉम सेलर, सेलर से जो हमको भाउचर मिलता है, ये इसका उदाहरण है ना। भाउचर रिसीव फ्रॉम सप्लायर, भाउचर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर ईटीसी। यानी कि वह भाउचर जो जिसको मैंने नहीं बनाया बल्कि किसी दूसरे पार्टी ने बना करके मुझे दिया, तो उसको लोग बाह्य मूल प्रमाणक यानी कि एक्सटर्नल भाउचर कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि आंतरिक प्रमाणक क्या होता है, आंतरिक मूल प्रमाणक। तो आंतरिक यानी कि इंटरनल, इंटरनल भाउचर क्या होता है कि मान लेते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जो भाउचर मैंने बना करके किसी दूसरे पार्टी को दिया, यानी कि जो भाउचर मैंने बनाया जिस पर मैंने अपना हस्ताक्षर किया, यानी कि मेरे द्वारा बनाए गए भाउचर को आंतरिक भाउचर कहेंगे और किसी दूसरे पार्टी के द्वारा बनाए गए भाउचर को बाह्य भाउचर कहेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टर्म जो हम लोग का था केस, है ना। अब हम लोग चलिए एक एक टर्म को समझते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म हम लोग को जानना जरूरी है। आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों केस मेमो का नाम सुना होगा, केस मेमो का नाम सुना होगा, ठीक है। केस मेमो, केस मेमो क्या होता है, तो जब कोई लेन देन नगद होता है,
इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, जब कोई लेन देन नगद होता है, जब कोई लेन देन नगद होता है, ठीक है, कब होता है, कैसा होता है, नगद होता है, उधारी का नहीं, उधारी में कैश मेमो नहीं बनता है। अगर लेन देन नगद होता है ना, नगद होता है और उस पर जो और उस पर जो लिखित प्रलेख बनता है, लिखित प्रलेख बनता है, उसे केस मेमो कहा जाता है, उसे केस मेमो कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि जब हम लोग माल नगद बेचते हैं, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, माल नगद बेचते हैं या माल नगद खरीदते हैं, यहाँ पर नगद से मतलब है, ठीक है, उधारी, उधारी में कैश मेमो नहीं बनता है। अगर हम लोग कोई चीज़ नगद लेन देन करते हैं, नगद माल खरीदें या फिर नगद माल बेचें, तो उसी कंडीशन में कैश मेमो बनेगा, उधारी लेन देन में कैश मेमो नहीं बनता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, हम लोग समझते हैं कि कैश रिसीव क्या होता है, ठीक है। कैश रिसीव, कैश रिसीप्ट, कैश रिसीप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नकद रसीद, नकद रसीद। तो नकद रसीद क्या होता है, जब हम लोग को किसी दूसरे पार्टी से, मान लेते हैं कि ये मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जब मुझे किसी दूसरे पार्टी से, ये मान लेते हैं कोई थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी है, जिसको मैंने माल बेचा, तो माल बेचा, तो मैंने इसको माल बेचा, तो इधर से अगर हमको नगद मिला, कैश मिला या फिर चेक मिला, है ना, आजकल चेक भी मिलता है, कैश भी मिलता है, अगर हमको कुछ मिलता है तो हम उसको उधर से अपना एक प्रमाण देंगे कि ठीक है भाई, तुम्हारा रिसीव हमको मिल ही गया, तुमने जो पेमेंट किया वो मुझे मिल गया, तो मैंने जो इसको एक बना करके स्लिप दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिसिप्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये राम है और ये मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने राम को माल बेचा, मैंने राम को माल बेचा, तो राम ने मुझे या तो कैश दिया या फिर चेक दिया, जो भी दिया, तो जो भी हमको दिया, ठीक है, तो इसका जो पैसा मुझे प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैंने इसे एक स्लिप बना करके दिया कि भाई तुम्हारा रिसीव हमको मिल गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैश रिसिप्ट। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को कैश रिसिप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इनवॉइस एंड बिल, इनवॉइस एंड बिल, बिल, इसको हम लोग बोलते हैं बीजक एवं बिल, बीजक एवं बिल, ठीक है, इनवॉइस एंड बिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनवॉइस और बिल ये होता क्या चीज़ है, आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ये होता क्या चीज़ है? तो बहुत सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इनवॉइस एंड बिल होता क्या है ना, देखिए, ये मैं ही हूँ, मैंने एक माल, कोई भी एक माल बेचा, मैंने कहा क्या किया, माल बेचा, किसको बेचा, राम को बेचा, ठीक है। मैंने राम को माल बेचा, मैंने राम को माल बेचा, तो मेरे द्वारा, है ना, मेरे द्वारा एक बिल, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, ये जो मैंने माल बेचा ये नगद नहीं बेचा, उधारी बेचा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, उधारी बेचा मैंने राम को माल जो बेचा उधारी बेचा, नगद नहीं बेचा। अगर नगद बेचता तो कैश मेमो बनता। यहाँ पर उधारी लेन देन, जब उधारी लेन देन होता है तो इसके अगेंस्ट में जो यहाँ पर एक रिसिप्ट लिखा जाता है, यानी कि इसके बदले में जो एक यहाँ पर लिखा जाता है, उसे कहा जाता है इनवॉइस एंड बिल।
आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया। तो इसको कौन लिखेगा, ये विक्रेता लिखेगा, ठीक है। यानी विक्रेता, मैंने बेचा, इसे मैं ही लिखूंगा। बिल जो है विक्रेता के द्वारा ही लिखा जाता है, मैंने बेचा तो मैं ही लिखूंगा। राम क्या करेगा, राम इसमें अपना साइन कर देगा कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें इतना दिन में, एक निश्चित तिथि दिया रहेगा, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, कि इतना दिन में मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो इनवॉइस एंड बिल है लिखता कौन है, तो ये लिखने वाला होता है सेलर, विक्रेता, विक्रेता लिखता है। और कैसे लिखता है, इनवॉइस एंड बिल कब लिखा जाता है, तो इनवॉइस एंड बिल लिखा जाता है उधारी विक्रय करने पर, उधारी विक्रय करने पर लिखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और अगर नगद विक्रय हो तो, अगर नगद विक्रय हो तो कैश मेमो लिखा जाएगा, ना कि इनवॉइस एंड बिल लिखा जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा डेबिट नोट के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं ये डेबिट नोट होता क्या है। डेबिट नोट, ठीक है, डेबिट नोट, डेबिट नोट आप लोगों ने खूब सुना होगा। इसको बोलते हैं हम लोग नामपत्र। क्या बोलते हैं, नामपत्र। डेबिट को एक्चुअली में नाम कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नामपत्र होता क्या है, डेबिट नोट होता क्या है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम लोग को मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। मैं अपने महाजन से, ये मेरे महाजन है, ये कौन है, मेरे महाजन है। मैं अपने महाजन से माल खरीद के लाता हूँ। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपया का माल खरीद के लाए हैं। 5 लाख का माल में से मान लेते हैं कि 5,000 का माल मेरा खराब निकल गया, ठीक है। 5,000 का माल मेरा क्या निकल गया, खराब निकल गया। तो खराब माल मैं क्या करूँगा, वापस कर दूंगा। तो मैं अपने महाजन को वापस कर दूंगा कि लीजिए सर, इतना रुपया का माल जो है खराब निकल गया, इतना वापस कीजिए। तो जब मैं अपना माल महाजन को यानी कि आपूर्तिकर्ता को वापस करता हूँ, तो मैं इस माल के साथ एक नोट लिख के दूंगा, और उसी नोट को कहते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट कहते हैं, ठीक है। उस नोट को क्या क्या कहा जाता है, डेबिट नोट कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात याद रखिए कि डेबिट नोट का 2 पर्ची बनता है, मतलब इसका 2 कॉपी बनता है, एक कॉपी और एक 2 कॉपी। एक कॉपी माल के साथ भेज दिया जाता है, और एक कॉपी अपने पास रखा जाता है, ठीक है। जो वापस किया हुआ माल है, वापस किया हुआ माल के साथ एक कॉपी भेज देंगे, और एक कॉपी अपने पास हिफाजत से रख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं यहीं पर कि क्रेडिट नोट क्या होता है, क्योंकि इसी का मिलता जुलता, इसी का उल्टा है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट को भी हम लोग इसी स्लाइड में समझने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ही समझते हैं, इस स्लाइड में जगह नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब जो वापस किया हुआ माल, जब वापस किया हुआ माल, इसी में ध्यान दीजिए, है ना। जब वापस किया हुआ माल जब महाजन को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि महाजन के लिए मैं क्या हूँ, महाजन के लिए मैं ग्राहक हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्राहक द्वारा, है ना, ग्राहक द्वारा जो वापस किया गया माल जब मुझे प्राप्त हो जाता है, लौटाया गया माल जब मुझे प्राप्त हो जाता है, तो उसे मैं अपने खाते में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्रेडिट नोट कहते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक क्रेडिट नोट भेज दूंगा कि ठीक है, मैं मुझे आपका वापस किया हुआ माल मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि जब वापस किया हुआ माल जब महाजन को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जब महाजन को प्राप्त हो जाता है, तो महाजन मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कुछ नोट भेज करके, यानी कि वो जो है एक क्रेडिट नोट लिखेगा, ठीक है। और क्रेडिट नोट लिख करके मुझे मैसेज देगा कि आपके द्वारा वापस किया हुआ माल मुझे प्राप्त हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप सभी को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि जो
जैसे मैं हूँ, मैं वापस कर दिया तो मैं उस माल के साथ जो नोट लिख के भेजा उसको मैं कहूँगा डेबिट नोट। लेकिन महाजन को जैसे ही ये माल प्राप्त हो जाएगा तो महाजन मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए यानी कि मैसेज देने के लिए जो नोट लिखेगा उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किन्हीं को? डेबिट नोट समझ में आ गया, क्रेडिट नोट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है किन्हीं को? अब हम लोग समझते हैं कि चेक क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं चेक को, CHEQUE चेक। चेक, चेक क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, चेक एक आदेश पत्र है। चेक क्या है कि आदेश पत्र है, जिसके द्वारा, चेक के द्वारा आदेश दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ। मैं जो है राम, कोई एक आदमी है राम, ये राम, राम मुझे पैसा मांग रहा है। ठीक है, कि मुझे पैसा दीजिए, मुझे पैसा दीजिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा दीजिए, पैसा, है ना, पैसा रुपया मांग रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक लिखित कागज जिसको चेक कहते हैं, इसको साइन करके दे दिया, और ये जो है बैंक में जाएगा, राम बैंक में जाएगा और इस चेक को दिखा करके पैसा प्राप्त कर लेगा। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का आदेश पत्र है। चेक के माध्यम से मैंने बैंक को आदेश दिया, चेक के माध्यम से मैंने बैंक को आदेश दिया कि राम को इतना रुपया दे दीजिए, है ना। तो सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक प्रकार का आदेश पत्र है, जो बैंक को आदेश दिया जाता है कि मेरे बिहाफ में आप इस व्यक्ति को इतना रुपया दे दीजिए मेरे बोलने पर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चेक। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग भाउचर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग का हेडिंग है अकाउंटिंग भाउचर। अकाउंटिंग भाउचर, तो अकाउंटिंग भाउचर्स क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं लेखांकन प्रमाणक, है ना। लेखांकन प्रमाणक इसको कहते हैं, लेखांकन प्रमाणक, लेखांकन प्रमाणक। तो देखिए लेखांकन प्रमाणक ऐसे प्रमाणक होते हैं, ऐसे प्रलेख होते हैं जिसमें लेखांकन एवं अभिलेखन उद्देश्य हेतु, है ना, यानी लिखने के लिए, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन यानी रिकॉर्डिंग करने के लिए व्यवसायिक लेन देनों का विश्लेषण करते हैं। यानी कि व्यवसायिक लेन देनों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि लेखांकन प्रमाणक, लेखांकन प्रमाणक एक ऐसा लिखित प्रलेख है, प्रलेख है जिसमें लेखांकन एवं अभिलेखन हेतु, अभिलेखन हेतु हेतु व्यवसायिक लेन देनों का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण रहता है। सिंपल सी बात है। यानी कि हम लोग लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के प्रोस्पेक्टस से, है ना, और अकाउंटिंग करने के लिए यानी लिखने के लिए जो हम लोगों का भाउचरों का विश्लेषण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग भाउचर। ठीक है, आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा, आप लोग घबराइए मत, है ना, आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग समझते हैं अब अकाउंटिंग भाउचर के प्रकार। ठीक है, अकाउंटिंग भाउचर के प्रकार ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भाउचर, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भाउचर, अकाउंटिंग भाउचर के प्रकार।
तो मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है केस वाउचर, एक होता है केस वाउचर और एक होता है नॉन केस वाउचर। नॉन केस वाउचर, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर दो प्रकार का होता है। एक होता है केस वाउचर और एक होता है नॉन केस वाउचर। बस आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि केस वाउचर कितना प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों केस वाउचर भी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है डेबिट वाउचर, पहले जो देखे थे वो था हम लोग का डेबिट नोट, लेकिन ये है डेबिट वाउचर। और दूसरा होता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर, ठीक है। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझना चाहें तो सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि डेबिट वाउचर क्या होता है। तो देखिए डेबिट वाउचर जो होता है ना, डेबिट वाउचर वह वाउचर होता है ना, डेबिट वाउचर वह वाउचर होता है जिसमें कैश पेमेंट का जिक्र हो। किसका जिक्र हो? कैश पेमेंट, यानी मैंने अगर किसी को पेमेंट किया तो वह मेंशन अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट वाउचर, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्रेडिट वाउचर क्या है। तो सिंपल भाषा में मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग समझना चाहें तो क्रेडिट वाउचर वह वाउचर है जिसमें हम लोगों को कैश रिसिप्ट्स यानी पैसा की प्राप्ति का जिक्र हो कि मुझे कहाँ से पैसा प्राप्त हुआ। डेबिट वाउचर कैश पेमेंट से रिलेटेड है और क्रेडिट वाउचर कैश रिसिप्ट से लेकर के रिलेटेड है। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप सभी को पूरी समझ में आ गया होगा। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। हाँ, आप लोगों का एक बचा नॉन कैश वाउचर, तो मैं चलिए इसको भी डिस्कशन कर देता हूँ कि नॉन कैश वाउचर क्या होता है। तो नॉन कैश वाउचर, तो मेरे प्यारे दोस्तों नॉन कैश नाम में ही लगा हुआ है कि इसमें कैश का लेन देन नहीं होगा, यानी कि ये जो बात हो रहा है ये पूरी किस पर बात हो रहा है? गैर गैर मतलब गैर रोकड़, यानी इसमें पैसा कौड़ी का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर पैसा कौड़ी का जिक्र नहीं है तो फिर वाउचर कैसे बना, ये भी तो मन में सवाल आ रहा होगा आप लोगों का ना। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी चीज का हस्तांतरण करते हैं, है ना, जैसे कि कोई भी चीज का ट्रांसफर होता है चीजों का, जिसमें मॉनेटरी टर्म इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि नॉन कैश आइटम, जैसे कि जिसमें कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग सुने होंगे डिप्रिसिएशन का नाम, डिप्रिसिएशन का नाम सुने होंगे। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है कि चीज़ों के मूल्य में जो कमी आती है, यानी कि जो भी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट के दाम में जो गिरावटी होती है धीरे धीरे घटता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा लैपटॉप 80,000 का है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसको 4 साल बाद बेचेंगे तो क्या मुझे 80,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसके दाम में गिरावटी आ जाएगी, ठीक है। तो जब कोई भी फिक्स एसेट्स के दाम में गिरावटी आती है, जितना घटता है उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन, मतलब उसी को कहा जाता है डिप्रिसिएशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा बहुत कुछ है जो नॉन कैश आइटम का होता है, ठीक है। लेकिन इन सब का भी वाउचर बनता है, इन सब का भी क्या बनता है? वाउचर बनता है। तो ऐसे वाउचर जिसका केस में कोई इफेक्ट ना पड़े, जिसका इफेक्ट केस में ना पड़े, वैसे वाउचर को कहा जाता है नॉन कैश वाउचर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप लोगों का जो भी क्वारी होगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपका आज आप लोग पूरे सेशन को एंजॉय किए होंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आम भाषा में सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना कर पाए बल्कि इजीली समझ पाए, ठीक है। तो मैं एकदम सिंपल भाषा में, मैं चाहता तो एडवांस
लैंग्वेज का यूज कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को चीज़ों को बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका से समझाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम और मिनिमम हम 2 ही लोग की बात करते हैं कि 2 जन को शेयर जरूर कीजिए। मैक्सिमम भी 2 ही जन, मिनिमम भी 2 जन, बस 2 ही जन को शेयर कर दीजिए प्लीज। 2 जन को शेयर जरूर कीजिए ये वीडियो, और सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को शेयर कीजिए जो एक्चुअल में नीडी हैं, जिनका पेपर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के अगर भाई बहन अगर कॉमर्स क्लास 11 12 या फिर बीकॉम में पढ़ रहे हैं तो इस चैनल के बारे में उन लोगों को बताइए। इस चैनल में उन लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास कंडक्ट कराया जा रहा है। पूरा का पूरा अकाउंटेंसी मैं उन लोगों को पढ़ाऊंगा। कहीं पर ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं, पूरा कंप्लीट मैं उन लोगों को यहीं पर पढ़ाऊंगा। तो उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये कॉमर्स रिलेटेड चैनल है। कॉमर्स का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्लास, पूरा अकाउंटेंसी आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को ऑल दी बेस्ट।